नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 18 जून 2025 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडीएम जबलपुर, बहुत फेमस केस, काला धब्बा भारत के लोकतंत्र पे यानी डेमोक्रेसी पे। 50 साल पूरे होने वाले हैं इमरजेंसी को, तो ये केस फिर से सुर्खियों में आया है। इसे हम डिस्कस करेंगे पूरे कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड के साथ में, इम्प्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत अच्छा है सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस से। G7 में क्रैक्स यानी वेस्टर्न जो यूनिटी है अब चरमरा गई है, डिवीजन है वेस्ट में। नेक्स्ट लेबर लॉज को स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है और एथिक्स डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडीएम जबलपुर केस। देखो इमरजेंसी को लगे ना 50 साल पूरे हो रहे हैं। 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी और 2025 में हम बैठे हैं। 50 साल पूरे हो गए हैं और इमरजेंसी के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का ना एक वर्डिक्ट आया था एडीएम जबलपुर केस, जिसके बारे में शायद थोड़ा सा आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक से हम कवर करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। कैसे ये जो केस है ना भारत की डेमोक्रेसी का ना एक प्रकार से सबसे काला अध्याय इस केस को कहा जाता है। ऐसा आखिरकार क्या हुआ इस केस में कि भारत की डेमोक्रेसी पे ब्लैक स्पॉट इसे कहा जाने लगा। पूरा नाम था इस केस का एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। ये पूरा नाम है, ये भी आप याद रखिए। पहले ना मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखो आपको पता है जब अंग्रेज हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे ना, तो अंग्रेज तो अपनी मनमानी करते थे। कभी भी किसी को अरेस्ट कर लिया, ऐसे ऐसे कानून लेके आते थे, जैसे रोलेट एक्ट में 1919 में वो लेके आए, किसी को बिना बताए अरेस्ट किया जा सकता है। बहुत अत्याचार करते थे अंग्रेज लोग। तो ना जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं की ये सोच थी कि ना जनता को फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं और वो फंडामेंटल राइट्स कोई उनसे ना छीन पाए। इसके लिए जुडिशरी को थोड़ी ज़्यादा स्पेशल पावर दी गई थी। जुडिशरी को स्पेशल पावर इसलिए दी गई थी ताकि देखो कल को एग्जीक्यूटिव यानी सरकार या फिर लेजिस्लेचर अगर ये अपनी मनमानी करे ना, तो कम से कम जुडिशरी प्रोटेक्ट करने के लिए आए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, आप जनता से उनके अधिकार क्यों छीन रहे हो। तो इस वजह से थोड़ी जुडिशरी को स्पेशल पावर्स दी गई थी कि आपको जनता के अधिकारों की सुरक्षा करनी है। जैसे हमारे संविधान का ना आर्टिकल 32 है, जिसे अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल कहा था, संविधान की हृदय एंड आत्मा। आर्टिकल 32 ये कहता है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पे ना कोई पर्सन सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करेगी। इवन हाई कोर्ट्स को भी ये पावर दी गई कि आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पे कोई पर्सन सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो स्पेशल पावर दी गई थी जुडिशरी को कि भाई आपको ना प्रोटेक्ट करने हैं फंडामेंटल राइट्स जनता के। चलो ये बैकग्राउंड बता दिया। अब हुआ क्या, अब देखो आप ना ये समझिए कि 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लगाने पर होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है। इमरजेंसी से पहले सिचुएशन कैसी थी? इमरजेंसी से पहले सिचुएशन देखो ऐसी थी, वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस थे, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन भी ख़राब थी। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और बांग्लादेश से काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ आए थे, तो उनका भी पालन करना था, मतलब उनको भी खिलाना था। सिचुएशन ख़राब थी, इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब थी और पॉलिटिकल सिचुएशन तो और भी ख़राब थी। मतलब जो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। तो जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्हें ये लगा यार हमारी जो सरकार है वो खतरे में है। फिर देखो 12 जून को एक वर्डिक्ट आता है। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, जिसमें ये बोला गया कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव था 1971 में, उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस यूज हुई, इसलिए वो जो इलेक्शन है उसे रद्द किया जाता है। और 12 जून को जो ये वर्डिक्ट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसमें तो देखो इंदिरा गांधी के ऊपर ना रोक लगा दी गई कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि देखो 12 जून के बाद में 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया और स्टे लगा दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे, पार्शियल स्टे लगा दिया।
तो इंदिरा गांधी को लगा यार ये सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पार्शियल स्टे लगाया है, सिचुएशन क्लियर नहीं है, तो एक दिन बाद यानी 25 जून को इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी लगाई कौन से आर्टिकल के आधार पे? संविधान का जो आर्टिकल 352 है ना, उस समय आर्टिकल 352 में एक वर्ड हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो इस वर्ड के आधार पे इमरजेंसी लगा दी गई सरकार के द्वारा। बाद में ये जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ये रिमूव कर दिया गया और इसकी जगह वर्ड आर्म्ड रिबेलियन यूज किया जाने लगा कि हाँ भाई सशस्त्र विद्रोह होगा, हथियारों के द्वारा कोई विद्रोह होगा तभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने इस वर्ड का दुरुपयोग किया था। वास्तव में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, एज सच इमरजेंसी की जरूरत नहीं थी। और जैसे ही इमरजेंसी लगी संविधान के आर्टिकल 359 सेक्शन 1 के तहत प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया और आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 को सस्पेंड कर दिया। ये तो संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। आर्टिकल 14 जो है इक्वेलिटी से संबंधित, कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, सबको गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। आर्टिकल 22 वो सारी चीज़ें कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, गिरफ्तारी के समय बताना जरूरी है कि गिरफ्तार किया गया है। ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स थे क्या कर दिए? सस्पेंड कर दिए। और सरकार एक अपना कानून लेके आई थी पहले, मीसा के बारे में आपने सुना होगा। 1971 में आया था ये मीसा। पूरा नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में आया था। बहुत खतरनाक था ये मीसा कानून जो था। बिना ट्रायल के किसी को भी 12 महीने तक डिटेन करके रखा जा सकता है, कोई बेल नहीं, कोई अपील नहीं। इवन क्यों डिटेन किया गया, क्यों अरेस्ट किया गया है, कारण बताना भी जरूरी नहीं इस मीसा के तहत। और जैसे ही इमरजेंसी लगी ना, रातों रात 25 जून की रात को 1,40,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय के प्रमुख लीडर्स जैसे मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, सबको जेलों में ठूस दिया गया। न्यूज़पेपर्स पे बहुत स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाई गई। आप तभी कुछ छाप सकते हो जब सरकार मंजूरी दे। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने तो अपने जो एडिटोरियल हैं उसे ब्लैंक छोड़ दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने उस समय ये लिखा था, सो सॉरी इट्स ब्लैंक, सो सॉरी इट्स ब्लैंक। अपना विरोध जताने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसा लिखा था, सो सॉरी इट्स ब्लैंक, और खाली छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं लिखा था। समझ गए? तो ये सब चल रहा था। ऐसे में देखो एक्टिव होती हैं हाई कोर्ट्स। बहुत सारे लोगों ने ना हाई कोर्ट्स में पिटीशन डाली आर्टिकल 226 के तहत। जो मैंने आपने बताया ना, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो कोई सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट में जा सकता है 226 के अंतर्गत। तो बहुत सारे लोगों ने ना पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, देखो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। जुडिशरी का तो काम है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और सरकार को रोकना। तो हाई कोर्ट ने दिलेरी दिखाई उस समय। आर्टिकल 32 के तहत ना एक रिट फाइल की जाती है, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मतलब जिसको डिटेन किया जाता है ना, अरेस्ट किया जाता है। कोर्ट बोलती है प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब जिसको आपने अरेस्ट किया है ना उसको कोर्ट के सामने लेके आओ और हम तय करेंगे कि उसका अरेस्ट सही है या गलत है। तो हाई कोर्ट ने सरकार को बोला प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब आपने जिसको अरेस्ट किया हमारे सामने लेके आओ, फिर हम ये तय करेंगे उसका अरेस्ट सही है या गलत है। तो हाई कोर्ट ने दिलेरी दिखाई, लेकिन सरकार कहाँ मानने वाली थी। सरकार ने अलग अलग हाई कोर्ट्स के फैसलों को ना सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और इसी केस का नाम है एडीएम जबलपुर केस। इसी केस का नाम है एडीएम जबलपुर केस, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये केस क्या था? ये केस था जब हाई कोर्ट ने दिलेरी दिखाई और सरकार से पूछना स्टार्ट किया कि इमरजेंसी के दौरान आप अंधाधुंध अरेस्ट क्यों कर रहे हो, उन पर्सन्स को हमारे सामने लेके आओ जिनको अरेस्ट किया गया है। तो फिर यूनियन गवर्नमेंट ने ना सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट्स के फैसलों को चैलेंज किया, और इसी केस का नाम बना फिर एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट को दो मुख्य चीजों पे
अपना फैसला सुनाना था। पहली चीज, अगर एक पर्सन को इमरजेंसी के दौरान डिटेन किया गया है, जब आर्टिकल 21 सस्पेंड है, तो क्या फिर वो जुडिशरी के पास में जा सकता है? पहली चीज। दूसरी चीज, इमरजेंसी के दौरान हेबियस कॉर्पस जो पिटीशन है वो एप्लीकेबल है या नहीं है? तो इन दो मुख्य बातों पे सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना था। और 5 जजेस की बेंच ने 1976 में इस मामले में अपना फैसला दिया। 5 जज कौन कौन से थे? A.N. रे, M.H. बेग, Y.V. चंद्रचूड़, जिनके बेटे अभी कुछ दिनों पहले चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हुए, D.Y. चंद्रचूड़, P.N. भगवती, और 5वें जज सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिस H.R. खन्ना, जो हीरो हैं, बहुत बड़े हीरो H.R. खन्ना। तो 5 जजेस की बेंच ने वर्डिक्ट दिया, बहुत ही बेकार, बहुत ज्यादा बेकार, मतलब काला धब्बा। जुडिशरी का काम था प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल राइट्स को, इन्होंने सरकार के सामने घुटने टेक दिए। 4-1 से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यह दिया, अगर राइट टू लाइफ लिबर्टी सस्पेंड है इमरजेंसी के दौरान तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। इवन अगर सरकार की इंटेंशन गलत है, इलीगल ढंग से डिटेन किया गया है, तो भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, क्योंकि ये जो राइट्स हैं 14, 21, 22 इनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया गया है, तो फिर स्टेट की जो पावर है वो सुप्रीम है, स्टेट जो मर्जी चाहे वो करे। तो ये इतना गंदा वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो ये हीरो जज हैं जस्टिस H.R. खन्ना, बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने बातें बोली। इन्होंने बोला कि यार एक बात बताओ, जो ये राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, लिबर्टी का अधिकार, मतलब आजादी का अधिकार, ये नेचुरल राइट्स हैं, ये संविधान ने नहीं दिए हैं। संविधान ने सिर्फ इन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। संविधान ने सिर्फ इन राइट्स को क्या किया है? रिकॉग्नाइज किया है। ये तो नेचुरल राइट्स हैं, कोई भी इंसान है, जीने का अधिकार तो है ही ना भाई। आप उससे जीने का अधिकार थोड़ी ना छीन सकते हो। कल को मान लीजिए संविधान रद्द हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना कोई किसी को भी मार देगा, स्टेट किसी को भी मार देंगे, नहीं। ये तो नेचुरल राइट्स है, संविधान हो या ना हो, ये थोड़ी ना किसी से कोई छीन सकता है। ये देखो, उन्होंने ये बोला, इवन आर्टिकल 21 ना भी हो तो स्टेट ऐसा थोड़ी ना है किसी को मार देगा अपनी मर्जी से, समझ रहे हो? तो H.R. खन्ना ने बोला, देखो रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लॉ के हिसाब से चलिए, रूल के हिसाब से आप चलिए, आप अपनी मनमर्जी से किसी को भी अरेस्ट मत करिए। मतलब ना आपको कारण बताना है क्यों अरेस्ट किया गया, कितने समय के लिए अरेस्ट किया गया, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप कुछ भी करो, कोई आपको बताना नहीं है। रूल के हिसाब से चलती है और डेमोक्रेसी का कोर होती है ये चीज। बाद में देखो, इन्होंने जब विरोध जताया इस जजमेंट में, तो इनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया था। इनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया था। इनके जूनियर को बाईपास करके, इनको बाईपास करके इनके जूनियर को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। जब देखो ये जजमेंट आया ना सुप्रीम कोर्ट का घटिया सा, ADM जबलपुर वाला, इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। मतलब इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स ने, हमारे देश के बड़े बड़े जो वकील थे, बड़े बड़े लॉ एक्सपर्ट्स थे, सबने इस सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को क्रिटिसाइज किया था कि क्या ही गंद वर्डिक्ट है ये, समझ गए? ये देखो, बाद में देखो 1977 में इमरजेंसी खत्म हो गई ना, तो ADM जबलपुर केस एक प्रकार से ना जुडिशियल सरेंडर का सिंबल बन गया कि कैसे जुडिशरी ने घुटने टेक दिए, कैसे जुडिशरी ने अपनी ड्यूटी को एब्डिकेट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। तो इंडियन जुडिशरी के इतिहास में ना इस वर्डिक्ट को डार्क चैप्टर यानी काला अध्याय के तौर पे बोला जाता है। बाद में देखो चीजें ठीक भी की गई, जैसे मेनका गांधी केस का वर्डिक्ट आया था 1978 में। इस वर्डिक्ट में ना सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपेंड कर दिया और ये बोला कि आर्टिकल 21 है ना, इसको आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से लिंक करके देखिए। आप इनको अलग अलग मत देखिए, इनको लिंक करके देखिए। इस मेनका गांधी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि देखो, अगर पार्लियामेंट ने सही प्रोसीजर को फॉलो करके कानून बनाया है, तो भी हम ये जरूर देखेंगे कि जो कानून बनाया गया है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। मेनका गांधी के इसी वर्डिक्ट ने ना हमारे देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया। पहले जुडिशरी ज्यादा फोकस करती थी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे, कि जो भी ठीक प्रोसीजर फॉलो करके लॉ बनाया गया है तो उसको माना जाएगा कोर्ट के द्वारा।
लेकिन इस मेनका गांधी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई प्रोसीजर चाहे ठीक हो, लेकिन हम कानून को परखेंगे, क्या कानून फेयर है, रीजनेबल है या नहीं है। जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, मान लीजिए मीसा है, यार मीसा कानून बनाया है, प्रोसीजर तो फॉलो करके बनाया, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है भैया, कोई भी कानून प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके बनाओगे तो भी हम देखेंगे कानून सही है या गलत है। फिर 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1978 में, जिसमें ये अमेंडमेंट, संविधान में ये अमेंड किया जाता है कि इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते। तो जस्टिस HR खन्ना की पोजीशन जो थी वो सही साबित हुई और उसी के हिसाब से फिर पार्लियामेंट ने भी संविधान को अमेंड कर दिया। बाद में पुट्टास्वामी केस में जजमेंट आया 2017 में, 9 जजेस की बेंच ने ADM जबलपुर केस के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। और अच्छी बात यह है कि KS पुट्टास्वामी केस की जब जजमेंट आई उसमें उनके बेटे जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, जिन्होंने बोला कि ADM जबलपुर केस गलत था, वो मेरे पिताजी ने दिया था, मतलब मेरे पिताजी भी ADM जबलपुर केस में थे, लेकिन हम मान रहे हैं कि वो बहुत गलत केस था। तो 9 जजेस की बेंच ने ओवर रूल कर दिया। इस पुट्टास्वामी केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने माना प्राइवेसी, लिबर्टी, ये जो राइट्स है ना, ये नेचुरल राइट्स हैं, इनको इंसान से नहीं छीना जा सकता, ये इनएलिएनेबल हैं। संविधान इनको रिकॉग्नाइज करे या ना करे, ये बिल्कुल नेचुरल राइट्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या है ADM जबलपुर केस की? देखो, ये केस स्टडी है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, कि विपरीत परिस्थितियों में जजेस को घुटने नहीं टेकने चाहिए सरकार के सामने। और ये केस बताता है कि जजेस में भी डिसेंट और करेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे हीरो हैं जस्टिस HR खन्ना, उन्होंने उस समय करेज दिखाई, बाद में उनको चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया गया, लेकिन वो हीरो हैं सच में। नेक्स्ट पॉइंट, ये केस रिमाइंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को गाइड करनी चाहिए। और सबसे लास्ट में जुडिशरी का रोल है एग्जीक्यूटिव की पावर पे चेक रखना, ऐसा तो नहीं कि वो अंधाधुंध पावर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जनता के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो C राजा मोहन का है, G7 से संबंधित आर्टिकल। फोकस करता है कि वेस्ट में ना अब डिविजन्स आ गई हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, और ये आर्टिकल भी हम पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड कंटेक्स्ट जान लेते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन तो ये है कि अभी ना G7 का समिट चल रहा है, कहाँ पे? कनाडा में। वैसे इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एज ए गेस्ट G7 के समिट में हिस्सा लेने के लिए गए थे। G7 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। 1970s की बात है, अभी इंदिरा गांधी वाले आर्टिकल में भी हमने डिस्कस किया था। 1970s में ना ऑयल क्राइसिस आए थे वर्ल्ड में, जिस वजह से विभिन्न देशों की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो गई थी, इन्फ्लेशन आ गई थी। तो उस समय ना वर्ल्ड के जो एडवांस्ड इकोनॉमीज थी ना, वो इकट्ठा हुई कि यार हम एक ग्रुप बनाते हैं। शुरू में ये ग्रुप G6 था, 1973 की बात है। शुरू में ये ग्रुप G6 था, और फिर 1976 में कनाडा ने भी ज्वाइन कर लिया, G7 बन गया। फिर देखो 1996 की बात है, रशिया ने भी ज्वाइन कर लिया, तो ग्रुप बन गया G8। लेकिन 2014 में इस ग्रुप से रशिया को धक्के मार के निकाल दिया गया, भाग जाओ। क्रीमिया पे आक्रमण किया था रशिया ने और बोला कि भागो यहाँ से, तो वापस ये बन गया G7। तो ये क्या करते हैं G7 वाले कंट्री? देखो, G7 वाले जो कंट्री है ना, इनकी इकोनॉमी ग्लोबल GDP में ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करती है। और ये जो बड़े देश हैं ना, मिल के वर्ल्ड इश्यूज पे डिस्कस करते हैं। एनर्जी से रिलेटेड इशू है, इकोनॉमी से रिलेटेड इशू है, ट्रेड से रिलेटेड इशू है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू है। तो ये G7 वाले देश मिलके चर्चा करते हैं कि भाई आओ मिलके कुछ डिसीजन ले, वर्ल्ड को सुधारें। क्या जो डिसीजन लिए जाते हैं G7 कंट्रीज के द्वारा वो बाइंडिंग होते हैं? नहीं, बाइंडिंग बूंडिंग कुछ नहीं होते, बस डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो ये मैंने आपको दे दिया एक बैकग्राउंड। अब देखो, राइटर बोलते हैं वेस्ट के अंदर ना डिविजन्स आ गई हैं। देखो, हिस्टोरिकली हमारे देश में जो राइटर्स वगैरह हैं ना, वो वेस्ट को मोनोलिथिक ब्लॉक की तरह मानते आए हैं
कि वेस्ट में सारे देश एकजुट हैं, सभी वेस्टर्न कंट्रीज की सोच एक जैसी है, ये मानते आए हैं हमारे राइटर्स, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे एलिट्स। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो ऐसा है नहीं, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जैसे यूरोप के देश हैं, यूएसए हैं, हमेशा से ना इनके अंदर लड़ाइयाँ होती रही हैं। जैसे 1758 से लेके 1756 से लेके 1763 के बीच में, उस समय यूके और फ्रांस के बीच में 7 ईयर वार चला था। फिर देखो नेपोलियन ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ में। नेपोलियन कहाँ से थे? फ्रांस से थे ना, तो उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। इसके अलावा इवन फर्स्ट वर्ल्ड वार भी आपको याद हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भी विभिन्न जो यूरोपियन कंट्रीज थे आपस में कॉलोनीज के लिए लड़ रहे थे कि यार ये अफ्रीका का देश मुझे चाहिए, ये इस रीजन पे मुझे कब्जा करना है। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड सारे आपस में लूट खसोट मचा रहे थे। फिर इवन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी आपको याद होगा जर्मनी में जो हिटलर हैं, इटली में मसूलिनी, ये एक साइड थे, बाकी जो इंग्लैंड, यूएसए, ये सारे देश एक साइड थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये पॉइंट आउट करती हैं कि यार ये वेस्टर्न कंट्रीज एकजुट तो अभी हुए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ना दो आइडियोलॉजीज के बीच में लड़ाई चल गई थी। एक तरफ था कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के पक्ष में ना सारे वेस्टर्न कंट्रीज एकजुट हो गए, और कम्युनिज्म जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर, तो यूएसएसआर के भी अपने साथी कंट्रीज थे। तो सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार के दौरान वेस्टर्न कंट्रीज एकजुट हुए, अदरवाइज तो ये तो हमेशा से लड़ते रहे हैं, इनके अंदर कभी सहमति नहीं बनी। लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत से लोगों को लगता है कि अरे वेस्ट तो एकजुट है, वेस्ट तो एक ही है, इनकी एक ही बात है। एक ही बात नहीं है इनकी। इवन जब कोल्ड वार समाप्त हुआ ना 1990s में, तो उस समय फ्रांस ने यूएसए को हाइपर पावर बोला था। हाइपर पावर मतलब यूएसए के पास में पावर बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन यूएसए अनरिस्ट्रेन्ड है, अपनी पावर पे ना अंकुश नहीं लगा रहा है, निरंकुश होता जा रहा है। तो उस समय फ्रांस ने बोला था यार वर्ल्ड ना यूनिलेटरल नहीं होना चाहिए, जैसा हो गया था उस समय, क्योंकि दो देशों के बीच में लड़ाई थी, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए, तो एकमात्र पावर बच गया यूएसए। तो फिर वर्ल्ड में यूएसए का ही बोलबाला, यूएसए किसी की नहीं सुनता था, अपनी मनमानी करता था। तो फ्रांस ने ही सबसे पहले आवाज उठाई थी कि वर्ल्ड मल्टीपोलर होना चाहिए, जिसमें कई सारी पावर हो, और ऐसा ना हो कि एक ही देश के पास में बहुत सारा पावर इकट्ठा हो गई, नहीं। फिर इसके बाद राइटर अब बताते हैं कि अभी आप देखिए G7 जिसमें मेनली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आप देखिए G7 में किस प्रकार से डिविजन्स आ गई हैं, और वेस्ट अब एकजुट नहीं खड़ा दिखता है। डिविजन्स जैसे सबसे पहले आप मिडिल ईस्ट का एग्जांपल लीजिए। आपको पता है अभी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो यूएसए जहां पूरी तरह से इजराइल की साइड है, लेकिन यूरोप, आपने देखा होगा यूरोप इजराइल के एक्शंस को सही नहीं ठहरा रहा है। हालांकि यूरोप की सिंपैथी ईरान के साथ भी नहीं है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करता है और यूरोप को यह चीज़ पसंद नहीं है। बट कहीं भी आप देख लीजिए यूरोप पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा नहीं दिखा है, जैसा कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है बुरी तरह से। इवन देखो 2003 में इराक के ऊपर यूएस ने हमला किया था ना, तब भी यूएन में फ्रांस और जर्मनी ने ही विरोध किया था कि नहीं, यूएसए को हमला नहीं करना चाहिए इराक के ऊपर, तब भी डिवीजन थी। फिर देखो ट्रंप जब 2018 में पहली टर्म थी ना ट्रंप की, तब ट्रंप ने ना यूरोप से इंपोर्ट होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगा दिए थे, और इसी प्रकार के टैरिफ एक बार फिर से ट्रंप ने लगा दिए हैं G7 कंट्रीज पे कि हाँ मैं 10% टैरिफ लगा रहा हूं। तो ट्रेड को लेके भी डिविजन्स हैं अब यूरोप और यूएसए के बीच में। ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं ना यूरोपियन कंट्रीज को, ये बात अच्छी नहीं लग रही है। क्लाइमेट चेंज के इशू पे डिविजन्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। यूएसए जहां ट्रंप के कार्यकाल में क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता है, ये देखो क्लाइमेट चेंज बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं। ट्रंप बोलते हैं कुछ नहीं है, क्लाइमेट यूज करो ऑयल ऑयल, कुछ नहीं है, फ्यूचर जनरेशंस चाहे बाढ़ में, बस
अभी मज़े करो, ऐसी सोच है ट्रंप की। इवन डिजिटल पॉलिसी, हाँ, क्लाइमेट चेंज पे ट्रंप की सोच हो रहा है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज बहुत सीरियस हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, जैसे जर्मनी है, ग्रीन एनर्जी पे बहुत फोकस कर रहा है। डिजिटल पॉलिसी, देखो यूरोप की पॉलिसी है डेटा प्रोटेक्शन की, लेकिन यूएसए कहता है कि तुम्हारी डेटा प्रोटेक्शन की पॉलिसी की वजह से, यूरोपियन यूनियन की डेटा प्रोटेक्शन की पॉलिसी की वजह से हमारी कंपनीज को नुकसान हो रहा है। यहां पे डिविजन्स हैं, डिफेंस स्पेंडिंग को लेके डिवीजन है। जैसे ट्रंप ये कहते हैं जो नाटो के कंट्रीज है ना, वो अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस पे खर्चा करो। यूरोप कह रहे हैं तुम पागल वागल नहीं हो क्या, 5% ऑफ जीडीपी हम डिफेंस पे खर्चा करें, 2% तो कर नहीं पा रहे हैं और तुम कह रहे हो 5% डिफेंस पे खर्चा करें, ये अननेसेसरी है, जरूरत नहीं है इसकी भाई। फिर आप रशिया यूक्रेन वार देख लीजिए, यूएसए जहां अभी यूक्रेन को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई देता है, और ट्रंप की तो पुतिन के साथ भी नज़दीकियां हैं। तो यूरोप को लग रहा है यार ये ट्रंप नाम का जो आदमी है ना, ये रिलायबल नहीं है, ये मरवाएगा, ये हमारे दुश्मन यानी रशिया के साथ में दोस्ती बढ़ा रहा है। और यूएसए को लगता है हमारा मेन दुश्मन चाइना है, तो यूएसए का ज़्यादा फोकस इंडो पैसिफिक रीजन पे है, जबकि यूरोप ज़्यादा फोकस कर रहा है रशिया पे। तो यहाँ पे भी डिविजन्स हैं, इवन डिविजन्स और भी हैं। जैसे जो ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से, आपको पता है रिपब्लिकन पार्टी जो है ना वो कंजर्वेटिव व्यूज़ को सपोर्ट करती है। कंजर्वेटिव व्यूज़ जैसे ना एलजीबीटी का विरोध करना, इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी पे खास ध्यान नहीं देना। जबकि यूरोप के जो देश है ना वो थोड़े लिबर्टी वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ट्रंप बहुत कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ भी यूरोपियन कंट्रीज को कई बार पसंद नहीं आती। ट्रंप ने कनाडा को लेके बहुत बेकार बातें बोली। ट्रंप ने कनाडा को लेके बोला यार ये तो हमारा 51वां प्रोविंस है, और ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया तो धमकी भी दे दी, ओह मेरी बात सुनो, 10% लगा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो 25% भी लगा सकता हूँ। तो ये जो लैंग्वेज है ना कनाडा को धमकाने वाली, ये भी कहीं ना कहीं कनाडा को तो ऑफकोर्स पसंद आएगी नहीं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को भी पसंद नहीं आ रही कि ये कैसी लैंग्वेज है, ये बोल रहे हो आप कनाडा तो हमारा 51वां स्टेट है, मैं टैरिफ ज़्यादा भी लगा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं डिविजन्स को। अब देखो इंडिया का एंगल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एंगल है क्या? देखो इंडिया भी ना मल्टीपोलैरिटी चाहता है। इंडिया चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, जैसे फ्रांस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है ना, इंडिया भी मल्टीपोलैरिटी चाहता है। इंडिया चाहता है किसी एक देश का दबदबा नहीं होना चाहिए वर्ल्ड में, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। फिर दूसरा, इंडिया देखो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। मल्टी अलाइनमेंट मतलब पहले इंडिया नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करता था, अब मल्टी अलाइनमेंट। हम यूएसए से टेक्नोलॉजी लेंगे, रशिया से डिस्काउंटेड तेल लेंगे, और यूरोपियन कंट्रीज से भी हम इन्वेस्टमेंट लेंगे, चाइना से भी हम ट्रेड करेंगे बॉर्डर पे टेंशंस होते हुए भी। तो ये इंडिया की पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट कि खुद का मतलब इंटरेस्ट देखो कहाँ से फ़ायदा हो रहा है। फिर देखो इंडिया का लक्ष्य ये है, इंडिया अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपने आप को इंडिया ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे रिप्रेजेंट करता है और परमानेंट सीट हासिल करना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ना इंडिया को अभी ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। जैसे G7 का समिट कनाडा में हुआ तो खालिस्तानी प्रोटेस्ट हो गया, वहाँ पे ट्रंप ने बोल दिया कि हाँ मैंने इंडिया पाकिस्तान में मीडिएशन करवाई। ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सी है, इससे इंडिया को दूर रहना चाहिए। इंडिया को ये देखना चाहिए कि G7 कंट्रीज़ में क्या डिविजन्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या डिविजन्स हैं और उनका क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये इन सब चीज़ों पे इंडिया का फोकस होना चाहिए। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर अभी चेंज हो रहा है, तो बदलते ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया को अपने इंटरेस्ट सिक्योर करना जरूरी है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, लेबर लॉज को ना स्ट्रीमलाइन करने से संबंधित है। मतलब लेबर लॉज हमारे देश में अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जिसकी वजह से बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उन्हीं को स्ट्रीमलाइन करने से संबंधित फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये भी पॉइंट वाइज फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, और नोट्स जो आपको मिलेंगे ना तो उन्हीं से मैं डिस्कस करता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए।
सबसे पहले एक बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ। अगर देखो आप ना आज के समय में इंडिया में एक कंपनी चलाते हो ना, तो आपको हैरानी होगी। अगर आप कंपनी चलाते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको ना 20,000 से ज़्यादा कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। आप पूछोगे सर ये कंप्लायंसेस क्या हैं? मतलब सरकार के रूल्स, रेगुलेशंस, फाइलिंग, इन सबको मिला के बोलते हैं कंप्लायंसेस। तो 20,000 से ज़्यादा कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और इसमें से 20,000 में से ना 56% तो लेबर से संबंधित हैं। लेबर लॉज मतलब लेबर को ट्रीट कैसे करना है, उनके लिए वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, उनके साथ रिलेशन एम्प्लॉयर को कैसे मेंटेन करके रखने हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं लेबर लॉज में। तो 20,000 कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं और 56% तो लेबर लॉज से संबंधित हैं। चाहे देखो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, सबको इस कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरना पड़ता है। और एक दिक्कत और भी है, जैसे अगर आप हैदराबाद में कंपनी चला रहे हो तो अलग लॉज हैं, मुंबई में कंपनी चला रहे हो तो अलग लॉज हैं, अलग अलग लेबर रूल्स हैं, अलग अलग कॉम्प्लायंसेस हैं, तो बहुत दिक्कत है। सरकार ने क्या किया था, सरकार ने ना कुछ समय पहले 2019-20 की बात है, सरकार ने कुछ समय पहले 29 लेबर लॉज को ना थोड़ा कंसोलिडेट करके 4 में कन्वर्ट कर दिया था। सरकार ने बोला था यार 29 को फॉलो करना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो हम ना इन 29 लेबर लॉज को सिर्फ 4 लेबर लॉज में क्लासिफाई कर देते हैं ताकि आपके लिए फॉलो करना इनको आसान हो। कौन से ये 4 लेबर लॉज थे मैं आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले कोड ऑन वेजीज, वेजीज से संबंधित कोड। दूसरे नंबर पे सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित कोड। तीसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पे OSH, OSH मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। चौथा कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो 29 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया था। आप पूछोगे सर क्या हुआ, फिर कर तो दिए सिंप्लीफाई। अरे यार ये इंप्लीमेंट ही नहीं हुए, स्टेट ने अभी तक इन 4 लेबर लॉज को ठीक से अडॉप्ट ही नहीं किया है। सोच के देखो, कानून आ गया है लेकिन इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। तो क्या चैलेंजेस हैं लेबर कोड से संबंधित, करंट लेबर कोड से संबंधित क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला चैलेंज है वेज रीडेफिनेशन से संबंधित। पहला जो कोड था ना, कोड ऑन वेजीज, अब इसमें देखो वेजीज की जो डेफिनेशन है ना वो रीडिफाइन की गई है। नए कोड के मुताबिक बेसिक जो वेज है एटलीस्ट सैलरी का 50% होना चाहिए। समझ गए? आप वेजीज में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दे देते हो, इंसेंटिव वगैरह दे देते हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका बेसिक वेज जो है वो टोटल सैलरी का कम से कम 50% तो जरूर होना चाहिए। इसका मतलब देखो ये है परफॉर्मेंस बोनस अलाउंसेस वो सब कम हो जाएंगे। और कोड में एक प्रोविजन ये भी दिया गया है कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो है वो 5 से 10% ज़्यादा होगा। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जैसे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, ग्रेट्युटी में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन को 5 से 10% इंक्रीज कर दिया गया। तो अब एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनके पास बचेगा कम। फिर ना एक चीज़ ये है, कोड ऑन वेजेस में ये बोला गया कि वेजेस जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी कि इतने वेजेस होने चाहिए, और स्टेट अपने अपने राज्य में उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ना यार। जैसे TCS कंपनी है, TCS कंपनी अब मान लीजिए आंध्रा में भी काम कर रही है, कर्नाटक में भी कर रही है, हरियाणा में भी कर रही है, तो अलग अलग कस्टमाइज्ड वेजेस वाले रूल्स होंगे, तो TCS के लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना काम करना अलग अलग राज्यों में। तो ये पहला चैलेंज है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होती है नए लेबर कोड्स की वजह से। फिर दूसरा पॉइंट है अनसर्टेनिटी इन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। इंडिया में देखो अभी भी ना ये क्लियर नहीं है किस इनकम पे एम्प्लॉय को वर्कर कहा जाएगा। IT सेक्टर में देखो लोग 12 लाख तक कमा रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें वर्कर माना जा रहा है।
तो दिक्कत है, अनसर्टेनिटी है कि वर्कर कौन है, एम्प्लॉय कौन है, दोनों की डेफिनेशन में क्या फ़र्क है। इससे ना कंप्लायंस का कॉस्ट कम बढ़ जाता है। जैसे यूएसए का एग्जांपल देता हूँ। यूएसए में क्या है, अगर देखो यूएसए में आपकी इनकम हाई है, हाई इनकम कैटेगरी में आप आते हो, प्लस में आप एग्जीक्यूटिव जॉब में हो, तो ना आपके ऊपर फिर वर्किंग आवर रेगुलेशन वाला रूल नहीं लागू होता कि हाँ भाई इतने घंटे काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इंडिया में ये एग्जम्पशन नहीं है, एग्जीक्यूटिव्स को भी और हाई इनकम को भी। इवन एम्प्लॉयर हाई इनकम वाले एम्प्लॉइज से और एग्जीक्यूटिव जॉब वाले एम्प्लॉय से भी ज़्यादा काम नहीं करवा सकता। वर्किंग आवर का रेगुलेशन इंडिया में उन पर भी लगता है, जो कि गलत है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर तो नहीं लगना चाहिए ना। फिर देखो नेक्स्ट है ओवरलैप विद स्टेट लॉज। अब लेबर कोड्स ने देखो 29 लेबर लॉज को मर्ज करके 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन स्टेट के अभी भी कानून हैं। जैसे देखो अलग अलग राज्यों का सोप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट चल रहा है। रिजल्ट फिर दोनों के क्लैश हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लेबर कोड बनाए वो, और स्टेट के अलग से जो कानून बने हुए हैं जैसे सोप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दोनों आपस में ना क्लैश हो रहे हैं। जैसे अब आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली और कर्नाटक का 24/7 नाम का एक ब्रांड है ना, जो 24 घंटे खुला रहता है। अब उसकी रिटेल आउटलेट दिल्ली में भी है, कर्नाटक में भी है, लेकिन कर्नाटक में हॉलीडे रूल्स, लीव पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन सब कुछ अलग है और दिल्ली में अलग है। तो ये दिक्कत है। फिर नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे देखो अब ना हर एक राज्य में ना रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, नोटिस को कैसे डिस्प्ले करना है, फाइल कैसे सबमिट करनी है, हर एक राज्य में रूल अलग अलग है। कंप्लायंस सेम नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और इससे ना कंपनीज के लिए जो कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, कंप्लायंस कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है टीसीएस, वैसे तो देखो अब कायदे से उसका एक डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट। अलग अलग राज्यों में अलग रूल्स होंगे तो उस एडमिन डिपार्टमेंट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी राज्य में फाइलिंग एक फॉर्मेट में करनी पड़ रही है, दूसरे राज्य में अलग फॉर्मेट में करनी पड़ रही है, तो काम तो बढ़ गया ना टीसीएस के एडमिन टीम का। अगर एक ही फॉर्मेट में रिकॉर्ड मेंटेन करना होता, नोटिस डिस्प्ले करना होता, फाइल सबमिट करनी होती, तो कितना बढ़िया रहता। नेक्स्ट है वेरिंग लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन। कुछ स्टेट्स ने देखो कंप्लायंस को डिजिटलाइज कर दिया है, मतलब वो ऑनलाइन रिपोर्ट वगैरह फाइल कर सकते हैं। दूसरे राज्यों में अभी भी मैनुअल फाइलिंग चल रही है। महाराष्ट्र में कंप्लायंस फॉर्म की संख्या हैदराबाद से कहीं ज़्यादा है। तो मतलब डिजिटल डिवाइड है, इससे इनएफिशिएंसी और रिडंडेंसी बढ़ती है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं मेनली। इन लेबर लॉज की वजह से ना नुकसान देखो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, देश की जीडीपी में ना 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कंट्रीब्यूट करते हैं, 11 करोड़ से ज़्यादा लोग एमएसएमईज में एम्प्लॉयड हैं। लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज की वजह से ना जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं सिर्फ कुछ ही राज्यों में फोकस करते हैं, सभी राज्यों में नहीं करते, जो उनके पसंदीदा राज्य होते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी खराब हो जाती है इन कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज की वजह से, और टैलेंट पूल भी ना कुछ राज्यों में जाते हैं, बाकी राज्यों में नहीं जाते हैं लेबर लॉज की वजह से। तो ये नुकसान होता है। लास्ट में रिकमेंडेशंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप वर्कर और एम्प्लॉई के बीच में डिफरेंस क्लैरिफाई कर दो, क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। जॉब रोल और सैलरी बेस्ड क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, कौन वर्कर है कौन एम्प्लॉई है। और ये देखो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो दूसरे देशों में और इंटरनेशनल रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, सब्ज्यूमिंग सोप एंड इस्टेब्लिशमेंट लॉज। स्टेट को ना अपने एक्ट्स को भी, स्टेट के अलग अलग जो ये एक्ट है ना, सोप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उन एक्ट्स को भी स्टेट को ना 4 लेबर कोड्स में मर्ज कर देना चाहिए, ताकि लेबर लॉज और ज़्यादा इजी हो जाए। नेक्स्ट है सेक्टर वाइज एग्जम्पशंस। हर सेक्टर का देखो काम अलग होता है, आईटी का काम अलग है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का अलग है, रिटेल सेक्टर का अलग है। तो ना हर एक सेक्टर के हिसाब से कस्टमाइज्ड कंप्लायंसेस होने चाहिए कि आईटी सेक्टर को इन कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इन रूल्स को फॉलो करना है। तो सबके लिए कंप्लायंसेस अलग होने चाहिए, कुछ सेक्टर्स को एग्जम्पशन देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट,
यूनिफॉर्म कंप्लायंस होना चाहिए सभी राज्यों में, मतलब सभी राज्यों में रिकॉर्ड मेंटेनेंस का फॉर्मेट, फाइलिंग फॉर्मेट सब सेम होना चाहिए। आप ना इंडस्ट्री स्पेसिफिक फॉर्म डेवलप करो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए फॉर्म ये होगा, टैक्स सेक्टर के लिए फॉर्म इस प्रकार से होगा, उनको रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन करने हैं, तो आप ये सिस्टम करो। लास्ट पॉइंट ये है, जहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा कंप्लायंस की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दो ना, कि जो कंपनीज हैं खुद ही सर्टिफाई कर दें और कंप्लायंस कम से कम हो, तो इससे कंप्लायंस बर्डन 15 से 20% कम हो जाएगा। कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो ये सारे जो रिफॉर्म्स जिनकी हमने बात की ना, टाइमली किए जाएं, इससे लिटिगेशन कॉस्ट को कोर्ट में कम हो जाएगा, कम केसेस कोर्ट में जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट मैनेजेबल हो जाएगा और बिजनेस करने का कॉस्ट कम आएगा। तो यूनिफॉर्मिटी अगर होगी सभी राज्यों में लेबर लॉज में, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। तो ये सारा बातें कंक्लूजन में बोली जाती हैं। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया लेबर लॉज से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो लास्ट 2 डेज में हमने क्या डिस्कस किया है, फैमिली का क्या रोल है बच्चों में वैल्यूज़ इनकलकेट करने में, फिर हमने डिस्कस किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, अब हमें डिस्कस करना है सोसाइटी का क्या रोल है। तो ये हो जाएगा, तो एथिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट पहले वाला टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे एटीट्यूड के बारे में। तो सोसाइटी का क्या रोल है वैल्यूज़ इनकलकेट करने में। सोसाइटी में देखो जैसे होता है रिलीजन, धर्म। अब देखो रिलीजन सिर्फ ना पूजा का जरिया नहीं है कि हाँ भाई पूजा कर लिया, पाठ कर लिया। रिलीजन हमें मोरालिटी और एथिक्स भी सिखाता है। जैसे सिखिज़म में ना, आपने देखा होगा सिखिज़म में लंगर का कल्चर है, सभी लोग किसी भी आइडेंटिटी के हों मिलजुल के नीचे बैठ के खाना खाते हैं बिना भेदभाव के। तो ये हमें क्या सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है, रिस्पेक्ट सिखाता है। उसी प्रकार से देखो इस्लाम में जकत यानी चैरिटी का कल्चर है, तो चैरिटी से कंपैशन की वैल्यू आती है। और हिंदू धर्म में हमेशा से अतिथि देवो भव, जो मेहमान हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। जो हिंदू पुराण है वो जस्टिस और एथिकल कंडक्ट को प्रमोट करते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी अपने पड़ोसियों से प्यार करो, ऐसा कंसेप्ट है। तो देखो जो रिलीजियस टीचिंग्स है ना, वो अर्ली एज में ही मोरल डेवलपमेंट करवाती हैं। रिलीजियस जो टीचिंग्स होती हैं बच्चा उनसे बहुत कुछ सीखता है और लॉन्ग टर्म में वो मोरल कंपास का काम करती हैं। और धर्म ने जो सिखाया है ना, वो आसानी से इंसान भूलता भी नहीं है कई बार। नेक्स्ट है ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। अब जैसे देखो जो हमारे परिवारों में हम ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस फॉलो करते आए हैं, उनसे बहुत वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। जैसे बचपन से ही हमें ना ये सिखाया जाता है कि बड़ों का पैर छूने हैं, बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि बड़ों के पैर छूने हैं। तो इससे ह्यूमिलिटी आती है, ह्यूमिलिटी की वैल्यू डेवलप होती है। फेस्टिवल्स के दौरान हमें सिखाया जाता है कि मिलजुल के फेस्टिवल्स को आप सेलिब्रेट करो, तो इससे फ्रेटर्निटी आती है। इवन जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, जैसे कृष्ण की लीला है, वहाँ से भी विजडम और ये सब चीज़ें सीखते हैं हम। फिर पॉलिटिक्स का क्या रोल है, समाज में पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। पॉलिटिक्स सिर्फ देखो पावर का खेल नहीं है, पॉलिटिक्स से इंसान बहुत वैल्यूज़ लेता भी है। जैसे पॉलिटिक्स हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में सिखाती है, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। पॉलिटिक्स में अच्छे लीडर्स होते हैं, जैसे अब्दुल कलाम साहब, हालांकि वो राष्ट्रपति थे, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन पॉलिटिक्स तो माना ही जाएगा। और इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी, जिस प्रकार से उन्होंने सेक्रीफाइस किया, अब्दुल कलाम जी से हम पैट्रियोटिज्म, सिंप्लिसिटी ये सब सीख सकते हैं। आरटीआई आया पॉलिटिक्स के थ्रू, तो आरटीआई से हम ट्रांसपेरेंसी सीखते हैं। और वैसे देखो ऐसा नहीं कि हमेशा फ़ायदा होते हैं, जो ख़राब लीडर्स होते हैं फिर उनसे बुरी चीज़ें भी लोग सीखते हैं। करप्ट लीडर्स जो हैं ट्रस्ट तोड़ते हैं और गलत चीज़ें जो हैं जनता को सिखाते हैं। संविधान के बारे में अक्सर हम पढ़ते हैं, संविधान से कितनी सारी वैल्यूज़ हम सीखते हैं। फिर नेक्स्ट इकोनॉमी में ना, सोसाइटी में ना इकोनॉमी का बोलबाला होता है। इकोनॉमी से हम क्या सीखते हैं, देखो इकोनॉमिक सिस्टम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, वैल्यू जनरेटिंग इंजन भी है। जैसे धीरूभाई अंबानी हैं, वो जीरो से बिलियनियर बन गए, तो हार्डवर्क की वैल्यू हमने सीखी। रतन टाटा हैं,
बिजनेस करो तो दिल से, एथिक्स सीखा हमने रतन टाटा से, कंपैशन सीखा। तो एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, वो भी ये कहते हैं मार्केट सिस्टम में ना मोरल सेंटिमेंट्स बहुत जरूरी हैं। फिर मीडिया का ड्यूल रोल की बात आती है, सोसाइटी में मीडिया चलता है। अब मीडिया डबल एज स्वॉर्ड है, मीडिया वैल्यूज को शेप भी करता है, कई बार वैल्यूज को डिस्टोर्ट भी कर देता है मीडिया। जैसे देखो पॉजिटिव चीजें, कोविड-19 की महामारी आई तो अवेयरनेस फैलाई, दंगल मूवी आई, दंगल मूवी से महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ। लेकिन कई बार देखो मीडिया फिर सेंसेशनलिज्म, फेक न्यूज़, मीडिया ट्रायल, इन सब चीज़ों पे भी फोकस करता है। आरूसी तलवार के केस को कैसे सेंसेशनलाइज किया गया। फिर नेक्स्ट है सिविल सोसाइटी, समाज में सिविल सोसाइटी होती है। सिविल सोसाइटी में देखो एनजीओ, प्रेशर ग्रुप्स, ये सारे आ जाते हैं। जैसे अन्ना हजारे की मूवमेंट थी जिन्होंने लोकपाल बिल का डिमांड किया। प्रथम एक एनजीओ है जो एजुकेशन फील्ड में काम करता है। तो इनसे हम बहुत सारी वैल्यूज सीखते हैं, जैसे वेलफेयर की वैल्यू सीखते हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इन एनजीओ से सीखते हैं। और जो सिविल सोसाइटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम करती है पॉलिटिशियन का, उनसे हम अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब भी सीखते हैं। फिर है लीडरशिप फिर है लोकल कम्युनिटीज़। अपनी जो आसपास की कम्युनिटीज़ हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जैसे ये उड़ीसा की कम्युनिटी है ना, डोंगरिया कोंद कम्युनिटी। अब ये क्या करती है, नेचर की पूजा करती हैं, तो हमें नेचर की वैल्यू समझ में आती है। बस्तर में जो वुमेन कलेक्टिव्स हैं वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से लाइवलीहुड कमाती हैं। तो मतलब इनसे हमें पता लगता है कि जो अपने कॉमन्स हैं जिन पे सबका हक है वो भी कम्युनिटीज़ के द्वारा ज़्यादा अच्छे से मैनेज किए जा सकते हैं एज कंपेरिजन टू स्टेट्स। फिर है लीडरशिप। लीडरशिप जैसे नेल्सन मंडेला है, 27 साल तक जेल में रहे फिर भी उन्होंने माफ़ कर दिया, तो फॉरगिवनेस की वैल्यू आती है। बी आर अम्बेडकर, जो सोशल जस्टिस की वैल्यू वहाँ से आती है। तो लीडरशिप से हम बहुत कुछ सीखते हैं। फिर है सोसाइटल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। जब देखो सोसाइटी किसी एक्शन को पनिश या रिवार्ड करती है ना, तब वैल्यूज इन्फोर्स करती हैं। जैसे अनएथिकल जो चीज़ें हैं उनको सोसाइटी बाइकआउट करती है। अनएथिकल चीज़ें जैसे चाइल्ड लेबर है उसको बाइकआउट करती है। करप्शन को लेके टैबू है, हालांकि लोग करते हैं लेकिन टैबू तो है कम से कम, हाँ भाई ये करप्ट है। लेकिन इसके नेगेटिव एग्जाम्पल भी हैं सोसाइटल इन्फोर्समेंट। जैसे कई बार कोई शो कैंसिल करवा दिया जाता है, किसी ने कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, उसका शो कैंसिल करवा दिया जाता है। तो कैंसिल कल्चर ये सोसाइटी इन्फोर्स करवाता है, लेकिन ये नेगेटिव चीज़ है। लास्ट में है क्रेडिबिलिटी। जब देखो इंस्टीट्यूशंस और लोग ट्रस्ट, फेयरनेस और ऑनेस्टी दिखाते हैं ना, तभी उनका जो इन्फ्लुएंस है बढ़ता है। सचिन तेंदुलकर में देखो ना सिर्फ अच्छा वो खेलते थे बल्कि कंसिस्टेंसी भी थी और एथिकल भी थे सचिन तेंदुलकर, तभी उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। अजीज प्रेम जी हैं, बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी फिलंथ्रोफी पे बहुत दान करते हैं, ह्यूमिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो जिनमें वैल्यूज़ होती हैं ट्रस्ट, फेयरनेस, ऑनेस्टी, जो लीडर्स दिखाते हैं फिर उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये जनता सीखती है तो फिर जनता भी उसी हिसाब से इस वैल्यू को इनकलकेट करने की कोशिश करती है। अब क्रिटिक देख लीजिए। सोसाइटी देखो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी सिखाती हैं, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। कई बार समाज में जो गैंग्स होते हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, गैंग वायलेंस को ग्लैमराइज किया जाता है, लिंचिंग को ग्लैमराइज किया जाता है कई बार। फिर है नेक्स्ट है हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी मतलब अलग अलग वैल्यूज़ के बीच में ना कई बार क्लैश देखने को मिलता है, कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है, काउ विजिलेंटिज्म देखने को मिलता है। तो डाइवर्सिटी की वजह से कई बार वैल्यू क्लैश भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस। कई बार समाज में ना ऑर्थोडॉक्स और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती है, जैसे दहेज प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, कास्टिज्म है। फिर समाज ये वैल्यूज़ आगे से आगे सिखाता जाता है। नेक्स्ट है करप्शन, मतलब पूरा सिस्टम ही करप्ट है। बहुत सारे ऑफिसेज में ब्राइब लेना बिल्कुल नॉर्मल थिंग है, नॉर्मलाइज्ड है पूरी तरह से, उनको कुछ बुरा भी नहीं लगता कि हाँ भाई ब्राइब ले रहे हैं। नेक्स्ट है बुमरंग इफेक्ट,
मतलब ओवर पनिशमेंट जब हो जाए तो रिबेलियन हो जाता है। जैसे स्कूल में अगर किसी बच्चे की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी जाए तो फिर वो डिसऑनेस्ट हो जाता है, समझ गए। तो ये होता है बूमरंग इफेक्ट, मतलब ओवर पनिशमेंट अगर किसी को दे दी जाए तो फिर वो रिबेलियन हो जाता है। लास्ट में कंक्लूजन में बोला जाता है सोसाइटी देखो अलग अलग जरियों से वैल्यूज़ इनकलकेट करता है, लेकिन सोसाइटी इनफ नहीं है। फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। और टैगोर ने एक बात बोली थी, असली सक्सेस एक अच्छा इंसान बनना है। तो ये पूरा हमने एथिक्स का पोर्शन डिस्कस कर लिया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।